तो आज हमारा टॉपिक है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। आज हम जानेंगे कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन क्या होता है। तो इस डिसीज़ कंडीशन में जो है मायोकार्डियल जो है वेसल्स जो होती हैं वहाँ पर जो है ब्लड फ्लो बहुत कम हो जाता है। तो ब्लड फ्लो कम होने की वजह से जो है ऑक्सीजन लेवल जो है वहाँ कम हो जाता है मायोकार्डियल जो है वेसल्स में। तो जितनी भी मायोकार्डियल एरिया होगा वहाँ पर जो है मायोकार्डियल इस्चीमिक जो है कंडीशन देखी जा सकती है। तो वो इस्चीमिया जब ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं होगा और ऑक्सीजन सप्लाई ठीक से नहीं होगा तो वहाँ पर जो है ब्लड वेसल्स वहाँ की जो है डेड होने लगेंगी। पहले जो है टिश्यू में जो है टिश्यू नेक्रोसिस होगा, उसके बाद में जो है वहाँ की सेल डेथ होंगी और सेल डेथ होने के बाद में जो है जितना भी मायोकार्डियल के ब्लड वेसल्स होंगी उन सारी का जो है परमानेंट जो है डैमेज हो जाता है इस कंडीशन में। तो इसको बोलेंगे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। अब जानेंगे कि इसके क्या क्या कॉजेज़ होते हैं। तो इसके कॉजेज़ जो है एक तो है एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है जिसमें कि कैल्शियम का डिपोजिशन होता है, उसकी वजह से जो है आर्टरीज़ जो हैं तो आर्टरीज़ में डिपोजिशन की वजह से वहाँ ब्लड फ्लो ठीक से नहीं हो पाएगा, उसके साथ साथ ही ऑक्सीजन अच्छे से नहीं पहुँच पाएगा, तो उसकी वजह से भी जो है टिश्यू डैमेज होने लगेंगे। इसके अलावा है थ्रोम्बोसिस या फिर जो है एम्बोलाई, या तो थ्रोम्बस या फिर एम्बोलाई जो है वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्ट होगा, वहाँ पर जो आर्टरीज़ में जाके जो है अटक जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेगा, इसकी वजह से भी जो है ब्लड फ्लो कॉज होगा, तो उसकी वजह से भी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की कंडीशन जो है देखी जा सकती है। इसके अलावा है वैसोस्पैज़म। वैसोस्पैज़म जो है जो कोरोनरी आर्टरीज़ होंगी जो है वहाँ पर स्पैज़म हो जाएगा, यानी कि वो सिकुड़ जाएंगे, तो सिकुड़ने की वजह से जो है ब्लड फ्लो अफेक्ट होगा। ब्लड फ्लो अफेक्ट होने के साथ साथ में जो है ऑक्सीजन लेवल भी वहाँ पर कम होगा, तो इसकी वजह से भी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की जो कंडीशन जो है देखी जा सकती है। इसके अलावा कुछ मॉडिफाइंग फैक्टर्स हैं। मॉडिफाइंग फैक्टर्स में जैसे कि स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल कंजप्शन हो गया, या फिर हाइपर लिपिडीमिया हो गया, यानी कि लिपिड्स जो है लिपिड्स का इन जो ज़्यादा अमाउंट जो ब्लड में जो है इंक्रीज अमाउंट ऑफ लिपिड्स का, यानी कि वसा जो होती है उसका अमाउंट जो है बढ़ जाएगा ब्लड में, तो हाइपर लिपिडीमिया भी जो है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कॉज कर सकता है। इसके अलावा है ओबेसिटी हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, कोई भी क्रॉनिक डिसीज़ हो सकती है जैसे कि हो गई डायबिटीज़ की वजह से भी जो है कंडीशन वेरिएशंस देखी जा सकती हैं, उसकी वजह से भी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की जो कंडीशन है कॉज हो सकती है। इसके अलावा और बात करेंगे जैसे कि कुछ लोग होते हैं जिनकी लाइफस्टाइल जो है अनहेल्दी लाइफस्टाइल होती है, जो जंक फूड खाते हैं और जंक फूड खाने के अलावा जो है एक्सरसाइजेस नहीं करते हैं, एक्सरसाइज और ना ही वो मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, और उनकी जो है बहुत कम एक्टिविटी जो है होती है, बहुत कम काम करते हैं, सोते रहते हैं, तो अनहेल्थी लाइफस्टाइल की वजह से भी जो है हार्ट डिसीज़ जो कॉज हो सकती है और वो आगे चल के जो है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में चेंज हो सकती है। इसके अलावा और दूसरे कॉजेस हो सकते हैं जैसे कि कोई इन्फेक्शियस डिसीज़ हो गई किसी, या फिर कार्डिया कोई इन्फेक्शन हो गया, या अनदर बॉडी से रिलेटेड जो है इन्फेक्शन हो गया, या फिर कोई भी कार्सिनोजिनस जो कंडीशन हो गई बॉडी से के सिस्टम से रिलेटेड, तो वो भी जो है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की जो कंडीशन कॉज कर सकती है। इसके अलावा है नॉन मॉडिफाइंग फैक्टर्स। तो नॉन मॉडिफाइंग फैक्टर्स में जो है आएंगे, एक तो एज हो जाएगा, इंक्रीजिंग एज की वजह से भी जो है डिसीज़ जो बहुत जो है हाइपरटेंशन की वजह से, और या फिर अनदर जो है इंक्रीज एज की वजह से जो है डिसीज़ कॉज हो सकती है। इसके अलावा है फैमिली हिस्ट्री। अगर उस पर्सन की जो फैमिली हिस्ट्री रही है हार्ट डिसीज़ से रिलेटेड, तो उसको जो है आगे चल के ये डिसीज़ होने के जो है चांसेस रहते हैं। इसके अलावा है जेंडर। तो जेंडर में फीमेल्स के कंपैरिजन में जो है मेल्स में ज़्यादा जो है हार्ट अटैक की जो कंडीशन वो है देखी जाती है। इसके बाद बात करेंगे कि इसमें क्या क्या सिम्टम्स देखे जाते हैं जिन पेशेंट को जो है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है। तो उनमें जो है पहले तो उनको डिस्निया होगा, यानी कि ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होगी उनको। ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी के साथ साथ उनको बहुत सीवियर चेस्ट पेन होगा। चेस्ट पेन जो है लेफ़्ट साइड ऑफ चेस्ट में होगा और जो है रेडिएट करके नेक और जॉ की साइड जाएगा, उसके बाद शोल्डर और फिर हैंड में भी जो है रेडिएट हो सकता है लेफ़्ट साइड में। और इसके बाद जो है बहुत ज़्यादा यानी कि डायफोरेसिस की कंडीशन देखी जा सकती है। डायफोरेसिस में जो है एक्सेसिव स्वेटिंग होती है,
तो जिन भी पेशेंट को जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है उनको फटीग, वीकनेस, कन्फ्यूजन और बहुत एक्सेसिव अमाउंट में जो है स्वेटिंग होना, टेकिकार्डिया होना, हार्ट रेट का जो है इरेगुलर होना, और उसके अलावा उनको घबराहट होगी, उनको कन्फ्यूजन होगा और उनको चक्कर भी आ सकते हैं, अनकॉन्शियसनेस भी उनको जो है कंडीशन देखी जा सकती है उनमें। इसके अलावा सिम्टम्स में सिम्टम्स के बाद बात करेंगे कि इसमें क्या क्या जो है डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो डायग्नोसिस में है हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे उनका। फिजिकल एग्जामिनेशन में जो है अबनॉर्मल साउंड्स, हार्ट के जो है अबनॉर्मल साउंड्स को सुन सकते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन में। उसके अलावा हिस्ट्री टेकिंग में उनकी प्रीवियस हिस्ट्री देख सकते हैं कि कोई ट्रॉमा तो नहीं हुआ था, या फिर कोई सर्जरी तो नहीं हुई थी, या फिर जो है कोई फैमिली फैक्टर्स तो नहीं रहा है जिसकी वजह से जो है डिसीज़ कंडीशन कॉज हो रही है। इसके अलावा जो है CBC कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट में जो है इन्फेक्शियस कंडीशन को देखा जा सकता है। WBC काउंट जो है इंक्रीज़ होगा, इंक्रीज़ ESR लेवल होगा, एरिथ्रोसाइड सेडिमेंटेशन रेट जो है वो इंक्रीज़ रहेगा इसमें। और जो है अनदर कंपाउंड जो है वो भी कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ रहेंगे अगर इन्फेक्शन होगा या फिर कोई और प्रॉब्लम रही तो। CBC के अलावा जो है नेक्स्ट है एंजियोग्राफी कर सकते हैं। एंजियोग्राफी एक तरह का जो है एक्सरे होता है जिसमें कि आर्टरीज जो है विजुअलाइज करी जाती हैं, तो उनमें देखा जाता है कि कोई डिसीज़ कंडीशन जो है कितना कॉज हो रहा है। उसके बाद PET कर सकते हैं, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। तो इसमें जो है इसके थ्रू देखेंगे कि जो आर्टरीज़ हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, उनमें कोई डिसीज़ कॉजिंग जो है कितनी जो वेसल्स हैं वो जिनमें जो है डिसीज़ कॉज हो चुकी है और कितना एरिया जो है वो अफेक्ट हो चुका है। इसके अलावा एंजियोग्राफी कर सकते हैं, ECG कर सकते हैं, MRI और CT स्कैन भी कर सकते हैं। तो बात करेंगे कि इसमें क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं। मैनेजमेंट में फर्स्ट ऑफ ऑल तो है ऑक्सीजन थेरेपी देंगे पेशेंट को, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा डिस्निया होगा। और इसके अलावा जो है पेशेंट को एनाल्जेसिक ड्रग्स दे सकते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स दे सकते हैं जिससे कि प्रेशर कम हो, चेस्ट पेन जो है पेन कम हो उनका, और एंटी एरिथमेटिक ड्रग्स दे सकते हैं जिससे कि उनकी इरेगुलर हार्ट रेट है उसको ठीक किया जा सके, टेकिकार्डिया जो है वो ठीक हो सके। इसके अलावा है थ्रोम्बोलाइटिक्स दे सकते हैं। थ्रोम्बोलाइटिक्स में जो है या तो थ्रोम्बस है तो उसकी वजह से अगर ये कॉज हो रही है डिसीज़ तो इनके लिए जो है थ्रोम्बोलाइटिक्स दे सकते हैं। ACE इन्हिबिटर्स दे सकते हैं। ACE इन्हिबिटर्स जो हैं एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करने से रोकते हैं और उससे जो है ब्लड का जो भी प्रेशर है प्रेशर कम होगा और जो है कार्डियक वर्कलोड जो ज़्यादा हो रहा है वो जो है रेस्ट होगा उसमें, और जो है कार्डियक वर्कलोड कम होने की वजह से हार्ट अच्छे से काम कर पाएगा। इसके बाद बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं, उससे भी जो है हाइपरटेंशन की कंडीशन कम की जा सकती है। एंटीकोआगुलेंट्स दे सकते हैं जिससे कि जो डिसीज़ कंडीशन कॉज हो रही है तो उसमें ज़्यादा ब्लड क्लॉटिंग ना हो, तो ब्लड क्लॉटिंग को रोकने के लिए जो एंटीकोआगुलेंट्स दे सकते हैं। इसके अलावा अगर और दूसरी कंडीशंस है पेशेंट को तो उसके लिए जो है एंटीइमेटिक्स या फिर अनदर मेडिसिन्स दे देंगे, और एक्सेसिव जो है फ्लूइड थेरेपी दे सकते हैं जिससे कि पेशेंट को डिहाइड्रेशन ना हो। इसके अलावा बात करेंगे कि इसमें क्या सर्जिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में है कोरोनरी बाईपास सर्जरी कर सकते हैं। जो भी अफेक्टेड एरिया है उस अफेक्टेड एरिया को छोड़ के जो है जो ठीक वाला अच्छा वाला एरिया है, जैसे कि ये जो है ब्लड वेसल है, अब ये इतना एरिया अफेक्ट हुआ है तो यहाँ पर ये ठीक एरिया से अनदर एरिया जो ठीक है वहाँ पर जाके इसको जॉइंट कर देंगे, तो जिससे कि ब्लड फ्लो जो है अच्छे से हो सके। तो ब्लड फ्लो को ठीक करने के लिए जो है कोरोनरी बाईपास सर्जरी कर सकते हैं। इसके अलावा कोरोनरी एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं। कोरोनरी एंजियोप्लास्टी में जो है उसमें स्टेनोसिस हुआ है, कैल्शियम डिपोजिशन हुआ है, तो उसको जो है रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा नर्सिंग मैनेजमेंट की कोरोनरी स्टेंट भी कर सकते हैं। स्टेंट में जो है एक कैथेटर होगा, कैथेटर डिवाइस के साथ में बलून और जो है एक स्टेंट फिट होगा, तो उसके थ्रू भी जो है एक तो जो डिपॉजिट हुआ है, जो प्लाक डिपॉजिट हुआ वो रिमूव होगा, दूसरी बात जो स्टेंट होगा वो उसमें आर्टरी में जो है उतने एरिया में फिट हो जाएगा और जिससे कि ब्लड फ्लो अच्छे से हो पाएगा। इसके बाद है नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में पेशेंट को अच्छे फ्लूइड्स देंगे, फ्लूइड यानी कि एडिक्वेट फ्लूइड्स देंगे और O2 थेरेपी देंगे। उनका जो है वाइटल साइन जो है
चेक करते रहेंगे टाइम टू टाइम, पेशेंट को एक अच्छा एनवायरनमेंट देंगे। उसके अलावा जो है पेशेंट को डाइट मॉडिफिकेशन के लिए बोलेंगे, यानी कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए, जैसे कि हेल्दी जो है फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें और प्लेंटी ऑफ वाटर लें और जो है एक्सरसाइज करें, जिससे कि ये जो डिसीज़ कंडीशन है दोबारा कॉजेस होने के जो है चांसेस ना हो। और इसके अलावा बात करेंगे, उनको हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं। हेल्थ एजुकेशन से जो है डिसीज़ कंडीशन जो कॉज ना हो, इससे बचा जा सकता है। तो आज हमने पढ़ा था मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के बारे में कि ये क्या होता है और ये कैसे कॉज होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं पेशेंट्स में और कैसे मैनेजमेंट किया जा सकता है उनका। तो आई होप कि आपको ये क्लास समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।